आज का जो मेथड है उसका नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, है ना। इन्वेंट्री में आज का जो मेथड है उसका नाम क्या है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सेलिंग प्राइस मेथड। या इसे हम कई बार बोलते हैं रिटेल इन्वेंट्री मेथड। क्या बोलते हैं? रिटेल इन्वेंट्री मेथड। रिटेल इन्वेंट्री मेथड। पर भैया ये मेथड होता क्या है या ये मेथड लगता कब है? तो ये मेथड बेसिकली तब लगता है जब ऐसा होता है कि कई बारी जो शॉपकीपर होता है उसको ना ये नहीं पता होता कि ये जो गुड्स जो बचे रह गए हैं, ये जो गुड्स जो बचे रह गए इनका कॉस्ट प्राइस क्या है, इनका कॉस्ट प्राइस क्या है? मतलब आपको बता देगा इस गुड्स का सेल प्राइस इतना है, सेल प्राइस इतना है, इतने पर बेचना है, पर उसको कॉस्ट प्राइस नहीं पता होता। क्या नहीं पता होता? कॉस्ट और आपको पता है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर। तो हमें बहुत जरूरी है ये पता लगाना कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? तो हम क्या करेंगे, अगर उसने हमें बताया कि भैया हमारे पास स्टॉक तो रखा है, उसका सेलिंग प्राइस फलाना है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट और करना कॉस्ट पड़ेगा। प्राइस फाइंड आउट करने का तरीका क्या है भैया? तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट की। परसेंटेज निकाल लो। और दूसरा तरीका आपके पास ये है। पहला तरीका क्या था कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो और ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लो, है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि आप एक स्टेटमेंट बना दो। क्या बनाओ? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के थ्रू आंसर निकाल लो। भैया आईसीआई कौन सा आंसर मांगता है, स्टेटमेंट वाला या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वाला? तो वैसे आप कर तो कुछ भी सकते हो, पर फिर भी आईसीआई में जो आंसर दे रखा है ना, अब पता नहीं उसको मानते नहीं मानते, पर आईसीआई में जो आंसर दे रखा है वो स्टेटमेंट वाला है। कौन सा वाला है? स्टेटमेंट तो वाला। स्टेटमेंट वाला आंसर कैसे है जरा पहले उसे लिख लेते हैं, है ना। तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो, लिखो आप लोग भी। सेल्स, सेल्स में ऐड कर देना है क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। क्या? सेल्स में ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। और ये दोनों प्लस करके जो अमाउंट आएगा उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। और इसको ना हम एक नाम दे देते हैं कि चलो इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है? ए। फिर इसमें से दो चीजें लेस करनी है हमको, लेस ओपनिंग स्टॉक और दूसरी चीज लेस करनी है परचेजेस। और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन हो तो उसे भी माइनस कर देना। ये सब माइनस करने के बाद जो यहाँ पर अमाउंट आएगा उसे बोलना है ग्रॉस मार्जिन। क्या बोलना है? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन, या जिसको आप 11वीं क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते थे। और इसका नाम रखना है बी। इसका नाम क्या रखना है? बी। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल लिया और सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल फॉर निकाल लिया। अब आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? परसेंटेज। नाउ रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन, रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन। और रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन निकालने का फॉर्मूला होगा
बी अपॉन में ए इंटू में 100, यानी कि ग्रॉस मार्जिन अपॉन में सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इंटू में 100. फाइनली क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, और इसमें से लेस कर देना ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस या क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट. कर दिया. अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा बात समझ में आएगी, है ना. नोट कर लो पहले बेटा. तो खैर हमने स्टेटमेंट तो बना ली. अब एक काम करते हैं, एक दो इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिला. पढ़ के सुनाओ जरा, किसी के पास है तो एक बार पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है. इलस्ट्रेशन नंबर 7. पढ़ के सुनाओ नैन्सी, क्या लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 7 में. From the following information, calculate the non-historical cost of closing inventories using adjusted selling price method. यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. तो अभी हम जो करके आए हैं उसमें आपको स्टेटमेंट सामने रखनी है अपने, कि सबसे पहले क्या लिखते हैं उसमें, सेल्स. सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेल्स. इस क्वेश्चन में सेल्स कितनी है, 2 लाख की. सेल्स कितनी है, 2 लाख. और उसमें ऐड क्या करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस या क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, जो कि कितना है, 50,000 का. तो ये जो अमाउंट आएगा इसे बोलना क्या है, इसे बोलना सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल. इसे बोलना है सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. समझ गए. और इसमें से अच्छा इसको नाम क्या देना है, इसको ए, ठीक है. अब आते हैं फिर दूसरे पार्ट में. इसमें से 2 चीज़ें लेस करनी है, एक तो ओपनिंग स्टॉक और दूसरा परचेज. अब यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक नील है और कॉस्ट ऑफ परचेज दे रखी है 2 लाख की, तो इसमें से लेस करो कॉस्ट ऑफ परचेज. क्या माइनस करो, कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है, 2 लाख. अगर मैं 2.5 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस कर दूंगा, 2.5 लाख में से 2 लाख रुपए, तो इसे जो अमाउंट बचेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस मार्जिन. तो जरा बताना ग्रॉस मार्जिन कितना बच गया. ग्रॉस मार्जिन बच गया भैया 50,000 का. ग्रॉस मार्जिन कितने का बच गया, 50,000 का. ठीक है. और ग्रॉस मार्जिन 50,000 का गया, तो इसके बाद क्या निकालना होता है, नाउ रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन. रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन. तो रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालते हैं, इसको नाम देना होता है बी. तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बी अपॉन में ए इंटू में 100. तो बी कितना है, 50,000, और ए कितना है, 2.5 लाख, और इंटू में क्या लगाना है, 100. तो कितना परसेंट आ गया, 20%. मतलब जो ग्रॉस मार्जिन है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है. सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, 20%. और जो ऊपर देखो, ऊपर जो क्लोजिंग स्टॉक था वो एट सेलिंग प्राइस था. अगर आप सेल प्राइस में से क्या माइनस कर दोगे, कॉस्ट प्राइस, है ना. तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना है, 50,000. इसमें से माइनस क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि 50,000 का कितना परसेंट है, 20%. तो कितना आ गया, 10,000, है ना. माइनस करके अमाउंट कितना बचा, 40,000. इस 40,000 को क्या बोलना है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस 40,000. यही आंसर आ गया. ये क्या आ गया. तो मतलब पूरे क्वेश्चन को स्टेटमेंट याद करके फिलिंग द ब्लैंक्स बना देना है.
क्या बना देना है? Fill in the blank. एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा बात समझ। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 एक बार पढ़ के सुनाओ नैन्सी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? मैसर्स Messrs. X, Y, and Z are in retail business. Following information are obtained from their records for the year ended 31st March 2022. सबसे पहले आपको गिवन है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। क्या गिवन है? Goods received from supplier. गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर का मतलब तो परचेज ही हो गया ना। सप्लायर से कौन से गुड्स मिलेंगे? जो हम परचेज करेंगे, जो हम क्या करेंगे। Purchase. और इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने वाली चीज़ है, उसे माइनस कर देना, और टैक्सेस ऐड हो जाते हैं उसमें तो ऐड कर देना। इसमें लिखा है ना ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 3%। और जीएसटी कितना है? टैक्सेस है 11%। हाँ ना, टैक्सेस हैं 11%। तो इसमें जो परचेज हो जाएगी, इसमें जो क्या हो जाएगी, Purchase. सबसे पहले यहाँ पे लिखो गुड्स रिसीव्ड कितने के हैं? 75,500। 15,75,500। 15,75,500। इसमें से लेस क्या करोगे? Trade discount. ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 3%। ट्रेड डिस्काउंट 3%। तो जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें ऐड क्या करोगे? जीएसटी एट द रेट 11%, है ना। तो उसके बाद जो प्लस माइनस करने के बाद यहाँ जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगी? परचेज। वो क्या निकल के आ जाएगी? परचेज। तो जरा उठाओ कैलसी, 15,75,500 का 3% बताओ। 47,265 47,265 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 47,265 में से माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 15,28,235 और इसमें 11% जीएसटी निकालो। 15,28,235 का 11% कितना देखा? 16,96,340। 1,68,105 पॉइंट, तो 106 कर देते हैं इसको। टोटल बताया मैंने। हाँ, 1,68,106 106। अब इस 1,68,106 में ऊपर 15,28,235 को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? 16,96,341 कितना? 16,96,341 300। ये जो अमाउंट आ गया इसे क्या बोलेंगे? परचेज। तो जब हम बाद में परचेज जाके माइनस करेंगे तो इतनी ही परचेज लिखेंगे जो अभी हमने निकाली है। जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, उसमें परचेज साफ साफ दे रखी थी और इसमें परचेज में थोड़ा सा अड़ंगा लगा दिया उसने। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है? गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर हो गया। अच्छा, फिर लिखा है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए बच्चे। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 22,45,500 और सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? तो वही सेलिंग प्राइस गिवन है तो हमें वही ऊपर जाके कितने पे खरीदा वो निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आओ, नीचे लिखवाओ भैया। सबसे पहले क्या लिखोगे? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सेल्स। सबसे पहले क्या लिखूंगा? क्वेश्चन में देख के बताओ सेल्स कितनी है? 22,45,500 और इसमें ऐड क्या करवाओगे? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। क्या ऐड करवाओगे? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, जो कि कितना आ रहा है? 2,35,000 पूरा पूरा। तो ये प्लस करके कितना आ गया? 24,80,500। 24,80,500। इसे बोलना क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल, है ना। और इसका नाम ए रखना है। इसका नाम इसमें से तीन चीजें माइनस होती हैं। एक तो ओपनिंग स्टॉक और दूसरा परचेजेस और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर था पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक 0 है। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मतलब है ही नहीं। और परचेज हमने निकाली थी, कितनी आ रही थी हमारी परचेज? 16,96,341। 16,96,341। और पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना था? 87,500। तो ये दोनों चीजें माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस मार्जिन। क्या बोलेंगे? और इसका नाम रखेंगे बी। कितना आ रहा है? 696,659।
659 ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम हमने रख दिया बी। अब इसके बाद हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? परसेंटेज। तो बताओ नैन्सी, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? B upon में A into 100. नाउ रेट ऑफ ग्रॉस मार्जिन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन में ए इंटू में 100। तो बी कितना है? 6,96,000 659 659 और डिवाइडेड बाई वो 24,80,500 24,80,500 और मल्टीप्लाई में 100 कितना आ रहा है? 28.09 कर दें, क्योंकि 8 के बाद 5 है तो 0.9% कर दिया हमने। कितना कर दिया? 28.09%। 28.09। अब हमें क्या करना है? जो भी क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस गिवन है उसमें से 28% निकाल के माइनस कर देना, मतलब 28 पॉइंट जो भी आ रहा है ना। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का दे रखा है? 2 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। कितना बताया आपने? 2,35,000। और इसमें से माइनस क्या करना है? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन। 28.09 था ना? ग्रॉस मार्जिन 28.09%, मतलब ऐसे करना है 2,35,000 का 28.09% निकाल देना है। कितना आ रहा है? 66,012 रुपए 012 है ना। तो जरा बताओ माइनस करके कितना आ गया? माइनस करेंगे 1,68,988। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस 168,988। ठीक है, देखना यही आ रहा है आंसर। 1,68,988। 1,68,988। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अभी तक हम जो कर रहे थे इसका नाम क्या था? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या नाम था? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है। अब हमें जो आगे जो क्वेश्चंस करने हैं उसका नाम है इन्वेंट्री टेकिंग। क्या नाम है? इन्वेंट्री टेकिंग। या कई लोग इसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड। अब भैया ये इन्वेंट्री टेकिंग क्या होती है? फिजिकल वेरिफिकेशन क्या मेथड होता है? यहाँ पर क्या होगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या जो अकाउंटेंट होगा या जो ऑडिटर होगा वो खुद जाके फिजिकली इन्वेंट्री को वेरीफाई करेगा कि जो आपके कंप्यूटर पे इन्वेंट्री दिख रही है 2 करोड़ की, वो सच में 2 करोड़ की है कि पागल बना रहे हो। समझ रहे हो? जो आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे सिस्टम पे आपने कुछ दिखा रखा होगा ना इन्वेंट्री के रूप में, स्टॉक के रूप में, हम फिजिकली जाके उस चीज़ को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। फिजिकली जाके उस चीज़ को क्या करेंगे? तो इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड या इन्वेंट्री टेकिंग या स्टॉक टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग या फिर स्टॉक टेकिंग। तो पहले मेथड का नाम लिखो मेरे साथ साथ। नहीं रुक जाओ, मत लिखो, अभी मैं लिख लेता हूँ। इन्वेंट्री टेकिंग या इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड। ठीक है, इन्वेंट्री टेकिंग या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों? ऐसा होता है कि जैसे हमारी जो इन्वेंट्री की डेट होती है वो होती है 31 मार्च की। कब होती है? तो मान लो हमें इन्वेंट्री निकालनी है 31 मार्च 2026 को। कब निकालनी है? 31 मार्च 2026 को। लेकिन आपको पता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो ऑडिटर होता है, वो सिर्फ आपकी फर्म थोड़ी पकड़ के रखता है, और भी उसकी कई सारी फर्म होती हैं। तो सबके यहाँ 31 मार्च को पहुंच पाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल और सबके यहाँ वो अपने बंदे भी भेज पाएगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर करना क्या होता है? ऑडिटर क्या करता है? बोलेगा देखो भाई साहब, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, इन्वेंट्री की 31 मार्च 2026 को। मैं आके ना 20 मार्च को इन्वेंट्री एक बार फिजिकली वेरीफाई कर लूंगा। 20 मार्च को एक बार आके इन्वेंट्री वेरीफाई कि आपके पास कितना कितना स्टॉक है, कितना कितना स्टॉक नहीं है।
आप बोलोगे लेकिन हमें स्टॉक तो 31 मार्च का चाहिए, तो अरे वो बोलेगा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे भी पता है 31 मार्च का चाहिए, मैं 20 तारीख को आके फिजिकली वेरीफाई कर लूंगा। उसके बाद ना मेरे भाई की शादी है या मेरे दोस्त की शादी है, मेरे को वहां जाना है, शादी वादी कुछ नहीं है, वो दूसरी फर्म में जा रहा है, समझ रहे हो। और बोलेगा कि मुझे को वहां जाना है, और आप बोलोगे हाँ हाँ बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर आप इसमें नहीं माने किसी को मार देगा, ठीक है ना, कि वहां जाना है, ठीक है। और फिर बोलेगा कि देखो 20 तारीख को मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर देता हूँ, और उसके बाद 20 तारीख से लेके 31 तारीख तक जो जो आप परचेज करोगे उसको प्लस कर देंगे, और जो जो आप सेल करोगे उसे माइनस कर देंगे, तो 31 मार्च का स्टॉक मिल जाएगा। 31 मार्च का स्टॉक, आपने कहा हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला हाँ। और कई बार ऐसा होगा कि आप मानोगे नहीं, तो 31 तारीख को आएगा नहीं और ठसा दे देगा, और फिर आएगा 15 अप्रैल को। कब आएगा? 15 अप्रैल को। और उस दिन आके स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, तो 15 अप्रैल का स्टॉक निकाल लेगा, और फिर ये चेक करेगा कि बताओ 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपने कितनी सेल करी, कितनी परचेज करी। तो जो जो आपने सेल करी होगी उसे प्लस कर देंगे। वो यहाँ तक आने के लिए माइनस हुआ होगा, वापस जाने के लिए क्या कर देगा? प्लस कर देगा। और जो जो आपने परचेज करी होंगी वो यहाँ पर तो प्लस होंगी, वहां जाने के लिए क्या कर देगा? माइनस कर देगा। मतलब कुछ उल्टा सिस्टम वो अपनाएगा, कुछ उल्टा सिस्टम वो अपनाएगा, कुछ तो ऐसा करेगा जिससे वो 31 मार्च का क्या निकाल सके? स्टॉक निकाल सके। 31 मार्च का क्या निकाल सके? स्टॉक, है ना। फिलहाल हमारा पर्पस ये है कि हम 31 मार्च का स्टॉक कैसे निकालें, अगर हम पहले वैल्यूएशन कर ले तो, और अगर हम बाद में वैल्यूएशन कर लें तो पहले इस पे जाने के लिए ना आप एक फार्मूला समझो। आपने बचपन में कई बार एक फार्मूला पढ़ा होगा, उसका नाम था COGS। फार्मूले का नाम क्या था? COGS। तो COGS कैसे निकालते हैं? अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो इसका फार्मूला क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। यही तो फॉर्मूला होता था। आज हमें COGS तो निकालना नहीं है, हमें तो क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक। हमें तो क्या चाहिए? तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक इधर माइनस में, उसको इधर लेके आके प्लस में कर लेंगे। समझ के बात को? इधर माइनस में इधर ले आके क्या करेंगे? प्लस तो लेकर आओ इधर क्लोजिंग स्टॉक को। तो इधर कौन बच गया? क्लोजिंग स्टॉक। उधर कौन कौन बचा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस COGS माइनस। ये किस चीज का फॉर्मूला है? क्लोजिंग स्टॉक का। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया क्लोजिंग स्टॉक का? क्या फॉर्मूला है जरा बताना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में COGS। ठीक है भैया, एक बात बताओ, COGS निकालने का कोई और फॉर्मूला नहीं है? एक और फॉर्मूला था, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाती है? COGS निकल के आ जाती है। COGS निकल के आ जाती है। समझ के बात को? तो हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जो साल के शुरू में स्टॉक है, जो साल के उसमें क्या प्लस करते हैं? और क्या प्लस करते हैं? और क्या माइनस करते हैं? COGS। ये काम हम तब करते हैं जब हमें फॉरवर्ड मेथड अप्लाई करना हो। कौन सा मेथड अप्लाई करना हो? फॉरवर्ड मतलब समझ रहे हो? 31 मार्च को स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी और आप 20 मार्च को करके चले गए थे, फरवरी में करके चले गए थे, तो फरवरी से लेके मार्च तक जाने के लिए ऐसा करना है। फरवरी से लेके मार्च तक जाने के लिए ऐसा करना है, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड मेथड है, यानी कि ये वाला, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। ये फॉरवर्ड मेथड। और इसको बोलते हैं बैकवर्ड मेथड। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड में होता क्या भैया? अभी तो आप पीछे करके आए हो। फॉरवर्ड मेथड में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक में परचेज प्लस करो, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करो और COGS को माइनस करो। तो बस वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दो, करवा दो। ओपनिंग स्टॉक लिखना, उसमें क्या परचेज करना? परचेज को प्लस करना। अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि परचेज को प्लस कर रहे हो तो सेल को माइनस करोगे, परचेज को प्लस कर रहे हो तो सेल को माइनस करोगे। सेल को माइनस कर दोगे, ठीक है। पर
सेल एट कॉस्ट माइनस करना। क्या माइनस करना? सेल एट कॉस्ट। जैसे मान लो आपने 100 रुपए की चीज को 130 पर बेचा, तो 130 मत माइनस करना, क्या माइनस करना? 100 रुपए माइनस करना। सेल एट कॉस्ट, सेल एट। अच्छा, परचेज को प्लस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न को क्या करोगे? माइनस करोगे। सेल को माइनस कर रहे हो तो सेल रिटर्न को क्या करोगे? प्लस। सेल रिटर्न एट कॉस्ट प्लस करना, सेल रिटर्न एट, क्योंकि जब आपने सेल को एट कॉस्ट माइनस किया तो सेल रिटर्न एट कॉस्ट क्या करना? प्लस करना। सेल रिटर्न एट कॉस्ट क्या करना? और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो उसे भी क्या कर देना? प्लस कर देना। सब प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसे क्या बोल देना है? क्लोजिंग स्टॉक, है ना? या फिर ऐसे बोल देना है स्टॉक ऑन 31 मार्च। क्या बोल देना है? स्टॉक ऑन 31 मार्च। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2026। समझ गए? तो ये कौन सा मेथड था? फॉरवर्ड। कौन सा मेथड था? फॉरवर्ड मेथड। और बैकवर्ड मेथड में क्या होगा? कोई स्टॉक यहाँ पे गिवन होगा, स्टॉक ऑन 15 अप्रैल, स्टॉक ऑन 15, कुछ भी यहाँ पे गिवन होगा, कुछ भी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे परचेज प्लस कर रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या करोगे? माइनस। यहाँ पर परचेज क्या हो जाएगी? माइनस। यहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस थी लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्लस। यहाँ पे सेल माइनस थी लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्लस। पर सेल एट कॉस्ट, सेल एट, यहाँ पे सेल रिटर्न प्लस थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस। समझ गए? सब प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसे बोल देना स्टॉक ऑन 31 मार्च 2026। समझ गए? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे करके इसमें और कई सारी बातें ऐड होंगी, वो धीरे धीरे करके ऐड करवाते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल क्या करते हैं? क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिल गई। इलस्ट्रेशन नंबर 8 करण पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 8 में? From the following particular, ascertain the value of inventory as on 31st March 2022. 31 मार्च 2022 की हमें क्या निकालनी है? इन्वेंट्री निकालनी है। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कौन सा दे रखा है? तो 21 से लेकर 22 वाला स्टॉक जाना है। तो ये फॉरवर्ड मेथड हुआ कि बैकवर्ड मेथड हुआ? फॉरवर्ड मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? तो आपने इसका फॉर्मूला रटा हुआ है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सीओजीएस। तो देखो ओपनिंग स्टॉक पहले गिवन है 1,42,000 का, और परचेज गिवन है 7,62,500 की, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको भी प्लस कर देना। सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल चार्जेस, ये तीनों के तीनों क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ गए? इनको प्लस नहीं करना है, इनको जस्ट इग्नोर करना है। तो भैया ये गिवन क्यों है? सो दैट कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे। आपको लगेगा क्वेश्चन वाले दे रखा है, पागल थोड़ी है वो, ठीक है? तो आप कुछ तो कर ही दोगे। सेल्स दे रखी है, क्या दे रखी है? हमें सेल्स से क्या, कहाँ पर जाना है? सीओजीएस पे। सेल से क्या निकाल देंगे हम? सीओजीएस, और वो माइनस कर देंगे। फिर देखो नीचे गिवन है एट द टाइम ऑफ, ये यहाँ से पढ़ो। At the time of valuing inventory as on 31 मार्च 2021, a sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000. एक मिनट बोल रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021। तो ये 31 मार्च 2021 का मतलब ये 1,42,000 वाली इन्वेंट्री की बात कर रहा है, या 31 मार्च 2022 वाली इन्वेंट्री की बात कर रहा है? ओपनिंग की बात कर रहा है। पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बात किसकी कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक बार नैन्सी फिर से पढ़ो। At the time of valuing inventory as on 31st March 2021. बस रुक जाओ। 31 मार्च 2021, जो 31 मार्च 2021 का स्टॉक होगा वही स्टॉक 1 अप्रैल 2021 का होगा, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग होगा वही अगले साल का। तो ये ओपनिंग स्टॉक के बारे में बातचीत चल रही है। किसके बारे में बातचीत चल रही है? ओपनिंग स्टॉक के बारे में चल रही है। लिखा हुआ है अ सम ऑफ रुपीज 17,500, अ सम ऑफ रुपीज 17,000 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। इस 17,500 हमने एक आइटम में से क्या कर दिया था? राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ मतलब माइनस कर दिया था, हटा दिया था। विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर रुपीज 50,000। इस आइटम को हमने खरीदा कितने पे था? 50,000। मतलब एक आइटम थी जिसको हमने खरीदा था 50,000 में, एक आइटम थी जिसको हमने खरीदा कितने पे था? 50,000 पे। और हमने उसमें से कितना राइट ऑफ कर दिया था? 17,500। तो फिर वो आइटम बची कितने की? 32,500। वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 45,000, और उसको इस साल हमने कितने पर सोल्ड कर दिया? 45,000। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये डिफेक्टिव आइटम है? भाई मैं किस आइटम में से कुछ अमाउंट माइनस करूंगा जो डिफेक्टिव होगा,
अगर मैंने 50,000 की कोई चीज खरीदी, 50,000 की कोई चीज, तो मैं उसमें से कोई चीज उसका 17,500 राइट ऑफ क्यों करूंगा? राइट ऑफ उसमें से करते हैं जो डिफेक्टिव होता है। राइट ऑफ किस में से करते हैं जो क्या होता है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये डिफेक्टिव आइटम है जो हमने 50,000 की खरीदी थी, तभी तो हम 17,500 क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ये नॉर्मल हुआ या एबनॉर्मल हुआ? एबनॉर्मल आइटम है ना, डिफेक्टिव आइटम मतलब एबनॉर्मल आइटम है। तो एक हमारे पास एक एबनॉर्मल स्टॉक था जिसको हमने खरीदा, कितने पे था? 50,000 में। उसमें से राइट ऑफ कर दिए 17,500। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक में कितने पर शामिल कर रखा था? 32,500 पर। 32,000। पता है इसका मतलब साल के शुरू में जो हमारे पास 1,42,000 का स्टॉक है ना, उसमें से 32,500 माइनस कर देना तो बचेगा 1,10,000। तो हमारे पास जो साल के शुरू में नॉर्मल स्टॉक है वो कितने का है? 1,10,000 का। नॉर्मल स्टॉक कितने का है? 1,10,000 का। क्लियर हो गई बात? नॉर्मल स्टॉक कितने का रहेगा हमारे पास? 1,10,000 का। और आगे क्या लिखा हुआ है? इसको हमने साल के अंत में कितने का बेच दिया? 45,000 पे। तो देखो साल के अंत में हमारे पास सेल कितने की है? 12,45,000 की। साल के अंत में सेल कितने की है? 12,45,000 की। इस 12,45,000 में से 45,000 रुपए क्या कर देना? माइनस कर देना। 12,45,000 में से 45,000 रुपए क्या कर देना? क्योंकि 45,000 रुपए की एबनॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल कितने की हुई? 12 लाख की। नॉर्मल सेल कितने की हुई? 12 लाख। भाई वो डिफेक्टिव आइटम आपने सेल किया 45 पर, तो वो सेल में प्लस होगा ना, तो उसमें सेल में से हमने हटा दिया। वो टोटल सेल में से आप नॉर्मल सेल को हटा दिया, तो नॉर्मल सेल कितनी बची? 12 लाख की। नॉर्मल सेल कितने की बची? 12 लाख। ये बात समझ में आई? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? बैरिंग द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू दिस आइटम, मतलब इस ट्रांजेक्शन को छोड़कर। बैरिंग मतलब होता है इसको छोड़कर। बैरिंग का मतलब क्या होता है? इसको छोड़ दिया। बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, मतलब अगर आप ये 17.5, 50 और इस 45 को छोड़ दो, 17.5, 50 और 45 को छोड़ दो, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 20% वॉज 20% ऑन सेल। जो हमारे नॉर्मल सेल की जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट थी ना, वो कितनी थी? 20%। 20%। नॉर्मल जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है वो क्या है? 20%। इस आइटम को छोड़कर। तो हम एक काम करेंगे, जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो इस आइटम को हटा देंगे। इस आइटम को अच्छा, आपको याद है स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे? 1,10,000। कोई बोलेगा 1,10,000 क्यों लिखा? तो उसको बोलना ओपनिंग स्टॉक 142,500। 142,500 यहाँ लिख लो, और उसमें से माइनस कर दो एबनॉर्मल आइटम। क्या माइनस कर दो? जो कि कितने का है? 32,500 का। तो फिर वो कितने की आ गया? ओपनिंग स्टॉक कितने का आ गया बाहर? 1,10,000। ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? 1,10,000। अच्छा, इसमें ऐड क्या करते थे? परचेजेस। परचेज कितने की है क्वेश्चन में? 7,62,500 की। और इसमें और क्या प्लस करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर बस एक ही चीज है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो कि कितने हैं? 1,50,000 लाख। मतलब 1,50,000 की। 1,50,000। और उसके बाद इसमें और क्या होता था? बस इसमें से फिर लेस करते थे COGS। क्या लेस करते थे? COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है सेल, है ना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। पर बेटे ये 12,45,000 की सेल एबनॉर्मल सेल भी है इसमें। पहले इसमें से क्या करना? एबनॉर्मल सेल माइनस एबनॉर्मल सेल। सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम। सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम कितना? 45,000। तो माइनस करके फिर नॉर्मल सेल कितनी आ गई? 12 लाख। 12 लाख की, है ना? ये नॉर्मल सेल है। बोलो कैसी सेल है ये? नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में से क्या माइनस कर देना है? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20%। 12 लाख का 20% कितना होता है? 2,40,000। तो अगर मैं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो बचा कितना? बचेगा कितना? 9,60,000। इस 9,60,000 को क्या बोलेंगे? COGS। इस 9,60,000 को क्या बोलेंगे? COGS। ये हमने COGS लिख दिया। COGS लिख दिया, ठीक है। अब ये सब प्लस माइनस करके जो लास्ट में वैल्यू बचेगी उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। 62,500। कितना आ रहा है? 62,500। 62,500 है। सिंपल। अगर एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको दूं करने के लिए तो करके दिखा सकते हो? ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा वो क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 2 निकालो जरा। मिला?
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। तो जरा एक बारी करण इसको पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। फ्रॉम द नैन्सी पढ़ो। From the following information, setting the value of stock as on 31st March 2022. 31 मार्च 2022 का निकालना है, लेकिन दे कब का रखा है? 1 अप्रैल 2021 का। तो ये फॉरवर्ड हुआ कि बैकवर्ड हुआ? Forward. बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए हैं। फिर देखो परचेसेस ड्यूरिंग द पीरियड लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च तो ये परचेसेस हैं, वो आपको पता ही है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं वो आपको पता ही है। सेल्स कितना गिवन है वो भी आपको पता है। नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है पढ़ो। At the time of valuing stock on 31st March 2021, a stock sum of 60,000 was written of a particular item which was originally purchased for 2 lakh and was एक हमने 2 लाख का स्टॉक खरीदा था, उसमें से हमने कितने राइट ऑफ कर दिए? 60,000। तो कितना बचा? तो ऊपर 7 लाख में 1,40,000 का एबनॉर्मल स्टॉक प्लस है और उसको हमने बेचा कितने पर? 1,60,000 में। तो नीचे जो 52,20,000 की सेल गिवन है उसमें 1,60,000 की एबनॉर्मल सेल है, 1,60,000 की। बट फॉर द ट्रांजेक्शंस फिर क्या लिखा है? बट यहां से पढ़ो। But for the above transaction, the gross profit earned during the year was 25% on cost. तो बाकी ट्रांजेक्शंस के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 25%। कर सकते हो? आई थिंक बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। कर सकते हो ना? ठीक है, तो पहले वो वाला क्वेश्चन करो जो हमने अभी किया था, उसके बाद ये वाला करो। चलो, आपने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को, अब हम करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 7 लाख 7 लाख का। इसमें से लेस क्या करेंगे? एबनॉर्मल स्टॉक अब नॉर्मल आइटम है ना, वो कितने की है 1,40,000 भैया? 1,40,000 की। तो माइनस करके अमाउंट कितना आ गया? 5,60,000 5,60,000 का ओपनिंग स्टॉक है। और इसमें ऐड क्या करेंगे? परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज ऐड कर देना है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्लस कर देना है। प्लस कर देंगे परचेज कितनी है? 34,60,000 34,60,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7 लाख 7 लाख। और ये सब प्लस करके कितना आ जाएगा एक बार बताना जरा। 47,20 ठीक है, 47,20,000। इसमें से लेस क्या करना है? COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। जो कि क्वेश्चन में सेल कितनी गिवन थी? 52,20,000 52,20,000। 52,20,000 में से क्या माइनस करेंगे? एबनॉर्मल सेल एबनॉर्मल सेल है ना, वो कितनी थी? 1,60,000 माइनस करके बताओ कितना आ गया? 50,60,000 50,60,000। 60,000 इसमें से क्या माइनस करना है? ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट किसका दे रखा है? कॉस्ट पे कॉस्ट का दे रखा है भैया। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है। 25% है मतलब 1/4 है। 1/4 तो सेल पर जाने के लिए फ्रैक्शन बढ़ जाता है। जैसे इसका 1/4 है तो उसका 1/5 हो जाएगा, मतलब उसका 20% हो जाएगा सेल का। किसका हो जाएगा? सेल का 20% हो जाएगा। जैसे कॉस्ट का 1/3 होता तो उसका 1/4 कर देते, 1 बढ़ा देते, समझ गए। इसका 1/2 होता तो उसका 1/3 हो जाता। बताओ कहाँ से कहाँ जाते समय बढ़ा देना है? कॉस्ट से सेल पर जाते समय क्या कर देना है? बढ़ा देना है, समझ गए। तो अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल का 1/5 हो जाएगा। आप 50,60,000 का 1/5 बताओ कितना आता है? 10,12,000 कितना आता है? 10,12,000 10,12,000 10,12,000 और माइनस करके बता दो फिर कितना आ गया? 40,48,000 40,48,000। तो माइनस करके बताओ अब कितना आ रहा है? 672,000 672 ये 6,72,000। इसे क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये एक क्वेश्चन हमने एक ऐसे कर दिया। आप चाहो ना तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कर सकते हो। क्या बना के? ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा भैया? ऐसे कि ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाओ, ऐसे करके। ठीक है, डेबिट साइड में जाके क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक
और क्या लिखते हैं? परचेज, परचेज। और क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में और क्या लिखते हैं? सेल। और क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। क्वेश्चन में टोटल सेल थी 20,000 52,20,000 की, जिसमें से अब नॉर्मल सेल थी 1,60,000 की। माइनस करके कितना आ गया? 50,60,000, 50,60,000। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 7 लाख का, जिसमें से अब नॉर्मल आइटम कितने की थी? 40 की। तो हटा के कितना आ गया? 5,60,000। समझ गए? और परचेज कितनी थी? 34,60,000, 34,60,000 की। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे? 7 लाख के। डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह पर सीधा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखना। और डेबिट साइड में एक चीज और आती है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आती है? ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको पता है ना कैसे निकालना है? जो सेल दे रखी है ना 50,60,000 की, उसका 1/5 कर दो, क्योंकि कॉस्ट का 1/4 था तो सेल का 1/5 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 10,12,000। 12,000, 10,12,000। अब इन सबको प्लस कर दो। 57 32 57 32। इसमें से 50,60,000 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 6,72,000। 57 32 में से 50,60,000 चला गया तो कितना आ गया? 6,72,000। और यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। हो जाएगा? डन। चलो अब उस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ के सुनाओ नैन्सी, क्या लिखा है? A trader prepared his accounts on 31st March each year. Due to हर some- साल जो ट्रेडर है वो अपने अकाउंट्स कब बनाता है? 31 मार्च को। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, मतलब हाँ, फिर आगे no नो। stock taking could be possible till 15 April 2022, on which date total cost of goods in his godown come to 50,000. 50,000 बोल रहा है कि कुछ अनअवॉइडेबल रीजन, वही मतलब सीए को और भी जगह जाना होगा। तो बोल रहा है इन्वेंट्री टेकिंग यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन 15 अप्रैल तक नहीं हो पाई। इन्वेंट्री टेकिंग यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन 15 अप्रैल तक नहीं हो और जब हमने 15 अप्रैल को करी, फिजिकली वेरीफाई किया स्टॉक को, तो उसके गोडाउन में कितना स्टॉक था? 50,000 का। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश। अच्छा, ये जो स्टॉक है वो कब का दे रखा है? 15 अप्रैल का। लेकिन हमें कब का चाहिए होता है? 31 मार्च का। स्टॉक कब का दे रखा है? 15 अप्रैल का। लेकिन हमें कब का चाहिए? तो ये फॉरवर्ड मेथड हुआ कि बैकवर्ड मेथड हुआ? बैकवर्ड मेथड हुआ। समझ गए? तो आप क्या करना, ऐसे करना, लिखना स्टॉक ऑन 15 अप्रैल 2022 कितना है? 50,000। कितना है? 50,000 और इसमें से सब कुछ उल्टा करना शुरू करना। जैसे परचेज करने से स्टॉक बढ़ता है तो आप क्या करना? माइनस करना, माइनस कर देना, है ना। सेल करने से स्टॉक कम होता है, लेकिन आप क्या करना? प्लस करना। परचेज करने से स्टॉक बढ़ता है तो माइनस कर रहे हो, और सेल करने से स्टॉक कम होता है, लेकिन आप क्या करना? ऐड करना। लेकिन सेल एट कॉस्ट, क्या? सेल एट कॉस्ट। ऐसे करके जो भी गिवन होगा ऐसे करके हम करेंगे, ठीक है। तो जरा आगे पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखा है? फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। तो सेल हमने कितनी करी थी? 41,000 41,000 की। और सेल रिटर्न कितनी है? 1,000 की। तो एक काम करो, सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दो। 13,000, बदतमीज। सॉरी, सेल 41,000 की है और सेल रिटर्न 1,000 की है, तो माइनस करके कितना आ गया? 40,000, 41,000 की सेल है भैया, और उसमें से सेल रिटर्न 1,000 की है, तो माइनस करके आ गया 40,000। माइनस करके आ गया, लेकिन ये 40,000 तो सेल एट सेल प्राइस है ना। सेल एट, हमें सेल एट कॉस्ट ऐड करना है। सेल एट, नीचे लिखा हुआ है गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। 20% ऑन, बच्चों 20% अगर 20% सेल का प्रॉफिट है तो 80% इसकी क्या होगी? कॉस्ट होगी। तो इसका 80% निकाल दो। 40,000 का 80% बताओ कितना होता है? 32,000। तो 32,000 प्लस करना। समझ गए ना? या फिर ऐसे कर सकते थे राजदीप कि तुम 40,000 लिखते और 20% निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते 8,000, तभी कितना आता? 32 ही आता। समझ गए? और हमने डायरेक्टली ऐसा कर दिया। चलेगा? चलेगा।
चलो आगे लिखा है परचेजेस 5,034 रुपए की परचेज है, तो यहाँ लिखो 5,034 रुपए की परचेज, ठीक है, और इसे माइनस करना है, इसे क्या करना है। आगे चलो चौथे आइटम पे आओ। चौथे आइटम में नैन्सी क्या लिखा है, ऑन On 15th March, goods of the sale value of 10,000 were sent on sale or return basis to a customer. The period of approval being 4 weeks. एक मिनट रुको, बोल रहा है हमने 15 मार्च को एक कस्टमर को 10,000 का माल भेजा था। 10,000 का ये 10,000 का जो माल है वो सेल वैल्यू है या कॉस्ट प्राइस है ना। गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 10,000 का माल भेजा था। रिटर्न ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, हमने उसको बोला था भाई ले जाओ, अगर पसंद आए तो रख लेना, ना आए तो वापस कर देना, पसंद आए तो रख लेना, ना आए तो वापस कर देना। अब ना ये बिल्कुल एक ऑल टुगेदर एक बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी अलग सी चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है राजदीप, जैसे तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है, और मम्मी सीरियल देखती हैं। मम्मी क्या करती हैं भाई, देखियो डेली शॉप, ठीक है ना, नाटक देखती हैं, नाटक ही बोलते हैं ना उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, सीरियल है ना, जो भी आते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो भी है, ठीक है ना, तो वो सब देखती हैं। तो उसमें वो देख रही हैं कि भाई वहाँ पर जो मम्मी लोग हैं वो अपने बच्चों को सरप्राइज दे रही हैं, यार रात के 12 बजे उनके लिए केक काट रही हूँ, फलाना फलाना फलाना, और हमारी देसी मम्मी को इतना याद ही नहीं रहता, ठीक है ना, और कई बार तो उन्हें बताना पड़ता है कि आज मेरा बर्थडे है, पैसे भी दो, ठीक है ना, तो मान लो उनको याद, और लेकिन मम्मी आजकल सीरियल देख रही हैं, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उन्होंने लिख के रख ली। अब एक दिन ये मम्मी है और ये तुम, ठीक है, एक दिन मम्मी एक दुकान पे गई, कपड़े की दुकान पे, दुकान वाले से बोला कि मेरे बेटे का बर्थडे है, मुझे कपड़े चाहिए। तो मान लो मम्मी गई, तुम्हारा बर्थडे आता है से फॉर एग्जांपल मान लो 2 अप्रैल को, कब आता है 2 अप्रैल को, या मान लो चलो 5 अप्रैल को तुम्हारा बर्थडे आता है, कब आता है, मम्मी दुकानदार के पास गई 25 मार्च को, कब गई 25 मार्च को, दुकानदार से बोला कपड़े दे दो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी, अगर मेरा बेटा कपड़े पसंद कर लेगा तो मैं पैसे दे दूंगी, वरना मैं पैसे देने वाली नहीं हूँ, ये गुड्स वापस कर लेना। तो दुकानदार बोल रहा कोई बात नहीं ले जाओ, मान लो जान पहचान है, दुकानदार ने बोला ठीक है कोई बात नहीं ले जाओ। अब मम्मी ना गुड्स लेकर आ गई 25 मार्च को, गुड्स कब लेकर आ गई 25 मार्च को, और उसने क्या किया, दुकानदार ने 6,000 का माल मम्मी को 8,000 में चिपका दिया, सॉरी 10,000 में चिपका दिया। कितने पर चिपका दिया, माल कितने का था 6,000, और उसने चिपका कितने पर दिया, चिपका दिया मतलब सेल कर दिया, ठीक है। तो मम्मी लेकर आ गई 10,000 का माल। अब आपका बर्थडे आया है ना, बर्थडे कब आएगा 5 अप्रैल को, लेकिन दुकानदार तो बेटे 31 मार्च को अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगा, 31 मार्च को क्या बनाएगा अपने, तो वो फाइनल अकाउंट वाले दिन जो उसने मम्मी को माल दिया उसे सेल माने कि ना माने। देखो उसने भेज तो दिया है 25 मार्च को, भेजा कब है 25 मार्च को, लेकिन वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि कहीं आंटी वापस ना कर दें, क्या पता आंटी के बेटे को शर्ट्स और पैंट पसंद आ जाए, वो रख भी ले, पर वो अभी दुविधा में है इसे सेल माने या, और मान लो उसने 31 मार्च को सेल मानी और तुमने बाद में मना कर दिया, अरे यार मम्मी क्या लेकर आ गई है आप, ये ओल्ड फैशन, ये कोई कपड़े होते हैं, ये फटी हुई जीन्स लेकर आओ, फटी हुई शर्ट लेकर आओ, ये पूरा एकदम कंप्लीट शर्ट लेकर आ गई, कंप्लीट पैंट लेकर आ गई, छी, ठीक है, हटा दिया आपने उसको। और बाद में नौटंकी करी, तो दुकानदार ने पहले सेल मान रखी थी और बाद में उसे सेल कैंसिल करनी पड़ेगी, ये तो उसकी दुविधा हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, भले ही उसने 25 तारीख को आपको माल बेचा, जब वो आपको 25 तारीख को माल बेचेगा, जब वो 25 मार्च को आपको माल बेचेगा, तो वो एंट्री कर देगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या एंट्री करेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000, ये 25 मार्च की एंट्री है, कब की एंट्री है। लेकिन 31 मार्च को अगर आपने अप्रूव नहीं किया या आपका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपका बर्थडे कब आ रहा है 5 अप्रैल को, मम्मी उसको बोल के आएंगी, ये मत सोचना कि 5 अप्रैल को बता दूंगी मेरे बेटे का बर्थडे रहेगा, ये थोड़ी ना सोचती रहूंगी कि बेटा हाँ बोले मैं दुकानदार को फोन करूँ कि हाँ गुड एक्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है, तो 2-4 दिन का समय दो, मैं 10 तारीख तक बताऊंगी, 10 अप्रैल तक बताऊंगी। तो दुकानदार ने माल कब बेचा 25 क्या 25 मार्च को, लेकिन उसका अप्रूवल टाइम कब तक है 10 अप्रैल तक। तो 10 अप्रैल तक मम्मी के पास मौका है कि वो बता सकते हैं कि हमने एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया,
ठीक है, तो 31 मार्च को वो बंदा सेल मानने वाला नहीं है। अगर आपने अप्रूव कर दिया तो सेल मान लेगा, नहीं अप्रूव किया तो वो सेल मानने वाला नहीं है, इसे कैंसिल कर देगा। मतलब वो एंट्री करेगा सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, उल्टी एंट्री पास कर देगा, उल्टी एंट्री पास कर देगा। समझ गए? अच्छा, अगर उसने उल्टी एंट्री पास कर दी तो भले ही गुड्स वो आपके घर पे रखे हैं, मम्मी के पास रखे हैं, पर गुड्स तो दुकानदार के ही हैं, क्योंकि दुकानदार सेल तो नहीं मान रहा ना उसे। अगर वो सेल नहीं मानेगा तो उसका ऑनरशिप का अधिकार किसके पास है? दुकानदार के पास है, आपके पास नहीं है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। समझ गए? अब फिर से उस क्वेश्चन पे आओ वापस। 4थी ट्रांजैक्शन में 15 अप्रैल को क्या लिखा हुआ है? नैन्सी पढ़ो। On 15th March, goods of the sale value of 10,000 were sent on sale or return basis to a customer. The period of approval being 4 weeks. 4 वीक्स का मतलब हो गया 15 मार्च को अगर गुड्स भेजे हैं तो 15 अप्रैल तक का समय मिल गया। मतलब जो जिस बंदे को, जो कस्टमर को हमने माल बेचा है, वो 15 अप्रैल तक हमें अप्रूव करेगा उसने खरीदा या नहीं खरीदा। लिखा है ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। 40% गुड्स उसने क्या कर दिए? वापस कर दिए। बड़ी अच्छी बात है, उसने वापस कर दिए 40%। अप्रूविंग द रेस्ट, बाकी को उसने क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। अप्रूविंग द रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है बाकी, है ना? अप्रूविंग द रेस्ट मतलब बाकी कह रहा है, बाकी हमने खरीद लिए। द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16 अप्रैल। लेकिन इसकी बिलिंग कब हुई? जो सेल मानी गई हुई इसकी बिलिंग कब हुई? लेकिन हमने स्टॉक की वैल्यू कब निकाली है? 15 अप्रैल को। इसका मतलब 15 अप्रैल को सेल नहीं हुई। 15 अप्रैल को सेल नहीं हुई। देखो 10,000 के ना 2 टुकड़े कर देना। एक तो सेल रिटर्न हो गया और दूसरा एक्सेप्ट हो गई, अप्रूव हो गया। दूसरा क्या हो गया? तो जो गुड्स 10 अप्रैल को रिटर्न हो गए वो 15 वाले में शामिल होंगे। जो गुड्स 10 अप्रैल को रिटर्न हो गया, वो 15 वाले में शामिल हो गया। 31 मार्च को भी वो गुड्स हमारे थे, क्योंकि अप्रूवल नहीं मिला था, वो हमारे थे। तो अगर उसने अप्रूव कर दिया, रिटर्न हो गए, तो 15 अप्रैल में शामिल है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी कोई दिक्कत दिक्कत किसकी है? 6,000 जो अप्रूव हो गए लेकिन वो बिल नहीं हुए। अप्रूव हो गए लेकिन वो गुड्स तो हमारी है। गुड्स तो हमारे तो मैं यहाँ पर ना इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो गुड्स तो हमारी है। 4,000 इंक्लूड हो जाएगा। 4,000 इंक्लूड हो जाएगा। 4,000 40% वो देखते हैं ना, रुको भी। इसमें मैं ऐड करूंगा, लिखूंगा ऐड गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विद कस्टमर। लाइंग विद 10,000 का हमने माल भेजा था, उसने 4,000 रिटर्न कर दिया। तो अब कस्टमर के पास कितने बचे हैं? 6,000। कस्टमर के पास कितने बचे हैं? ये 6,000 तो उसका क्या है? सेल प्राइस है। इस पे कॉस्ट तो सिर्फ 80% है। कॉस्ट तो सिर्फ 80%। तो 80% निकालो, 6,000 का 80% कितना होता है? 4,800। 4,800। ये हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये माल हमारा है लेकिन हमारे पास नहीं है, कस्टमर के पास पड़ा है। तो भैया आपने 4,000 का क्यों ट्रीटमेंट नहीं किया? अरे भाई वो माल हमारा था, उसने वापस भी कर दिया, तो हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक में शामिल कर ही रखा है। हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक में शामिल, तो उसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इसकी है बस जो कस्टमर के पास पड़े हैं। जो हमारे पास आ गया उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना बात? ठीक है, मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड है स्टॉक। हाँ ठीक है ना। आगे क्या लिखा है? ये वाला तो खत्म हो गया ना। 5वें पॉइंट पे आओ। 5वें पॉइंट पे क्या लिखा है? द ट्रेडर The trader had also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis. कंसाइनमेंट बेसिस समझते हो आप? कंसाइनमेंट नहीं पता? इधर देखो, जैसे मान लो ये आप हो, ये कोई बंदा है, ये डी है और ये बी है ना? ये दिल्ली में रहता है और ये बेंगलोर में रहता है, ठीक है? तो डी ने बी को माल भेजा, डी ने बी को माल भेजा, सेंड किया। सेंड को बोलते हैं कंसाइंड किया। सेंड को क्या बोलते हैं? कंसाइंड किया। तो जो बंदा माल भेजता है उसे बोलते हैं कंसाइनर। जो बंदा माल भेजता है उसे क्या बोलते हैं? कंसाइनर। और जिसको माल भेजा जाता है उसे बोलते हैं कंसाइनी। उसे क्या बोलते हैं? कंसाइनी। आप चाहो तो इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल, मतलब इसी का माल है, यही प्रिंसिपल है। और आप बोल सकते हो ये बंदा क्या है? एजेंट है, क्योंकि इसको बस माल बेचना है, इसको बस माल बेचना है। अगर माल बिक गया, अगर माल बिक तो एजेंट इसको पैसे देगा, और अगर माल नहीं बिका, अगर माल गया तो फिर पैसे मिलने वाले नहीं है। माल बिक गया तो पैसा मिलेगा, वरना पैसा मिलने वाला नहीं। क्लियर? ठीक है भैया। तो जैसे मान लो हमने इसको माल भेज दिया, हमने इसको माल, भेज दिया। अब मान लो इस समय ना
आप यही हो, तो आपको जो माल वहां से मिला है डी से, वो आपका माल थोड़ी है। आपको जो डी से माल मिला है। वो आपका माल, नहीं है। आप तो बस उसके एजेंट हो। अगर बिकेगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा, नहीं बिकेगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। वो गुड्स आपके पास फिजिकली पड़े हुए हैं, पर वो आपके नहीं है। उसका ऑनरशिप का अधिकार किसके पास है? डी के पास है, प्रिंसिपल के पास है। डी के पास है, किसके पास है? प्रिंसिपल के पास है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है। ये देखो, पढ़ो जरा 5वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। अ ट्रेडर, The trader had also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis. सेल और रिसीव लिखा है ना। हमें गुड्स 8,000 के मिले थे कंसाइनमेंट बेसिस पे सेल करने के लिए। तो ये गुड्स हमारे हैं कि कंसाइनर के हैं? कंसाइनर के हैं। तो इनका मालिक वाला अधिकार हमारे पास है कि कंसाइनर के पास है? तो अगर ये गुड्स हमारे स्टॉक में शामिल होंगे तो हमें हटाने पड़ेंगे। अगर ये गुड्स हमारे स्टॉक में शामिल होंगे तो हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अपने स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, दुनिया के स्टॉक की वैल्यू नहीं। और दुनिया का स्टॉक अगर हमारे वाले में शामिल है, उसको क्या करना है? हटा देना है, माइनस कर देना है। समझ में आई राजदीप बात? फिर से पढ़ो एक बारी, क्या लिखा हुआ है। The trader had also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis. ठीक है, 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च। 20% बिक गए। 20% हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कब करी है? 15 अप्रैल को। और ये गुड्स कब तक बिक गए? 31 मार्च को। तो 20% तो बिक गए। तो बिक गया, जो गुड्स बिक गया वो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है। आगे, And another 50% by the 15th April. अच्छा, बाकी जो 50% था वो कब तक बिक गया? 15 बच्चों 100% माल होगा, 20% पहले बिक गया, 50% बाद में बिक गया। इसका मतलब कितना बचा रह गया? 30% माल बचा रह गया। ये बचा रह गया तो हमारे गोडाउन में रखा भी होगा, और हमारे गोडाउन में रखा होगा तो सीए जाके उसको कैलकुलेट भी कर रहा होगा। उसने तो ये वाला भी गिन लिया होगा। उसने तो, उसको थोड़ी ना पता होगा कि ये हमारा माल नहीं है। उसने तो जो देखा वो गिन लिया, जो देखा वो गिन लिया। तो उसने हमारे स्टॉक में 50,000 में वो वाला भी शामिल कर रखा है जो हमें कंसाइनर से मिला है, पर ये हमारा माल। तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यहां से लेस करवा दो। लेस गुड्स बिलोंगिंग टू कंसाइनर, या लिख दो बिलोंगिंग टू अदर्स, बिलोंगिंग टू अदर्स, लाइंग विद मी, लाइंग विद मी। कितने के गुड्स थे? 8,000 का 30%। 8,000 का 30% कितना हो गया? 2400। इसे हटा देना है। इसे क्या कर देना है? हटा देना। अब तो पूरा ही खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बस आओ प्लस माइनस जरा करवा दो। लिखो 50,000 माइनस 5,034 रुपये 5,034 रुपये प्लस 32,000 32,000 प्लस 2400, 2400 बस 79,366 79,366। इसे क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022। ऑन 31 मार्च 2022। समझ के बाद डन।